नमस्कार। साल 2022 अब खत्म होने वाला है और ये गुजरता साल अपने साथ बहुत सी खट्टी मीठी यादें छोड़कर जा रहा है। हम सबके हिस्से साल 2022 कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा, बड़ा या छोटा छोड़कर जा रहा है। लेकिन एक देश के नाते अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के हिस्से भी ये गुजरता साल बहुत कुछ देकर जाने वाला है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मोर्चा हो या फिर खेल का मैदान, खेती किसानी हो या फिर विज्ञान का क्षेत्र, हर मोर्चे पर भारत के पास तमाम ऐसी उपलब्धियां हैं जो 2022 के नाम दर्ज की जाएंगी। आइए देखते हैं यादें 2022। गुजरता साल 2022 राजनीति के मोर्चे पर भारतीय लोकतंत्र के लिए कई मिसाल पेश करके गया। जहां 7 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है, तो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की नीतियों ने भी इस साल सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। कैसा रहा साल 2022 राजनीति के लिहाज से, देखिए मेरे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र की यह खास रिपोर्ट। साल 2022 के आते ही देश की राजनीति का सफर आगे बढ़ चला था। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही रैलियों का शोर सुनाई देने लगा था। राजनीतिक कयासबाजियों का दौर तेज हो गया था। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में फरवरी और मार्च के महीने में मतदान हुए। 8 मार्च को जब जनता का फैसला सामने आया, इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय भी जुड़ गया। पंजाब को छोड़कर बाकी 4 राज्यों के नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे। उत्तर प्रदेश में 3 दशक से अधिक समय बाद कोई पार्टी और मुख्यमंत्री 5 साल शासन में रहने के बाद दोबारा सत्ता में वापसी कर गया। योगी आदित्यनाथ ने फिर से यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की कमान संभाली। आदित्यनाथ योगी। वहीं उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद पहली बार हर चुनाव में सरकार बदलने की परंपरा भी टूट गई। बीजेपी को राज्य की जनता का फिर से समर्थन हासिल हुआ। पंजाब में आए चुनावी नतीजों ने भी कई दिग्गजों को धूल चटाई। आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत हुई। गोवा के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को ही निराश किया। नतीजे बीजेपी के लिए खुशियों भरे रहे। जहां प्रमोद सावंत की अगुवाई में भाजपा ने दोबारा सत्ता में वापसी की, तो मणिपुर में भी सत्ता की कमान भाजपा के खाते में आई। साल 2022 में 2 ऐसे राज्यों में भी सत्ता बदल गई जहां विधानसभा चुनाव तो नहीं हुए, लेकिन राज्य की सत्ता का या तो चेहरा बदला या गठबंधन। शिवसेना में अब तक की सबसे बड़ी बगावत हुई। नतीजा, उद्धव ठाकरे की अगुवाई में चल रही महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई। 5 जुलाई को एकनाथ शिंदे की अगुवाई में नई सरकार ने शपथ ली। सत्ता में अपने साझेदार बदलने के खेल में माहिर नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री का सफर तो जारी है, लेकिन राज्य की राजनीति में सारे समीकरण इधर से उधर हो गए। जेडीयू और आरजेडी ने फिर से गठबंधन कर लिया। तमाम छोटे दल भी साथ आए हैं। आरजेडी के तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी राज्य में सत्ता में साझेदार से मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आ गई। 2022 में देश भर में अलग अलग जगहों पर लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सीट खाली करने के कारण हुए आजमगढ़ में उपचुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को हराया। आजमगढ़ की जीत बीजेपी के लिए काफी बड़ी मानी गई। इस साल 25 जुलाई की तारीख भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास के स्वर्णिम पन्ने पर दर्ज हो गई, जब देश को पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति मिली। 2022 में ही जगदीप धनखड़ के तौर पर देश को नए उपराष्ट्रपति मिले। किसान परिवार से आने वाले धनखड़ पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। साल के आखिरी महीने में 8 दिसंबर 2022 को गुजरात और हिमाचल विधानसभा के चुनावी नतीजे सामने आए। 27 वर्षों से लगातार सत्ता में रही बीजेपी का गुजरात में सत्ता का सफर न केवल जारी रहा, बल्कि गुजरात के गठन के बाद अब तक की सबसे बड़ी रिकॉर्ड जीत भाजपा के खाते में रही। हालांकि 8 दिसंबर को आए नतीजों में हिमाचल में बीजेपी फिर से सत्ता में बने रहने में सफल नहीं हो पाई। कड़े मुकाबले में कांग्रेस को राज्य में बहुमत हासिल हुआ। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के नए सीएम के तौर पर शपथ ली। 2022 में शराब से जुड़े मुद्दे भी खूब चर्चा में रहे। दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगे।
एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने नई शराब नीति को वापस ले लिया। बिहार में जहरीली शराब से मौत का मुद्दा भी खूब चर्चा में रहा। दिसंबर महीने के बीच में ही बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत ने पूरे देश का ध्यान खींचा। शराबबंदी को लेकर और जहरीली शराब से मौत को लेकर नीतीश कुमार घिरते नजर आए। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की जांच का सामना करना पड़ा है। हालांकि इस साल कांग्रेस ने अपने नए अध्यक्ष का विधिवत चुनाव प्रक्रिया के बाद चयन किया। शशि थरूर को हराकर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। लेकिन ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अभी भी नेहरू गांधी परिवारों के इशारों पर चल रही है। दुनिया भर में कोरोना महामारी ने साल 2020 में जो कहर बरपाया था, उसका खामियाजा सभी देशों के साथ भारत ने भी झेला था। लेकिन बीते वर्ष न सिर्फ भारत इस महामारी की मार से उबरने में कामयाब रहा, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। मोदी सरकार की नीतियों और रिफॉर्म का ही असर है कि भारत इस समय दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तो जल्द ही हिंदुस्तान $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनने वाला है। साल 2022 में कैसा रहा भारतीय अर्थव्यवस्था का सफर, देखिए मेरे सहयोगी अजय मिश्र की यह खास रिपोर्ट। सितंबर 2022 में भारत ब्रिटेन को पछाड़कर बना 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत 5वें स्थान पर। 2030 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर तीसरे पायदान पर पहुंचने का अनुमान। साल 2022 में आर्थिक मोर्चे पर मंदी की आहट। अमेरिका, यूके, जापान, चीन और यूरोजोन की अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती के संकेत। कोविड और यूक्रेन संकट का मिलाजुला असर। भारत बना दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था। कई संस्थानों के अनुमान के मुताबिक भारत की जीडीपी साल 2022 में 7% की दर से विकास कर सकती है। अगले साल भी कायम रहेगा भारत का जलवा। दुनिया भर में खाद्य पदार्थों और ईंधन की महंगाई ने बनाई सुर्खियां। अमेरिका में महंगाई 40 सालों के स्तर पर पहुंची। ब्रिटेन में 41 सालों का रिकॉर्ड टूटा। यूरोजोन में भी महंगाई पहुंची 10% के पार। दुनिया भर में ब्याज दरों में बढ़ने का सिलसिला जारी। अमेरिका में ब्याज दरें 4% तक बढ़ी। यूरोजोन, यूके, स्विट्जरलैंड में भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला। पूरी दुनिया महंगाई से परेशान। भारत ने महंगाई दर को काबू में करने में पाई कामयाबी। नवंबर में रिटेल महंगाई दर 6% से नीचे पहुंची। आरबीआई ने मुख्य ब्याज दरों में बढ़ोतरी का किया ऐलान। रेपो दर में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने बढ़ाई ब्याज दरें। भारत ने की 5G सेवाओं की शुरुआत। 1 अक्टूबर से देश के कई शहरों में 5G टेलीकॉम सेवाओं की शुरुआत हो गई। मेक इन इंडिया 5G तकनीक वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना। आरबीआई ने जारी की खुद की डिजिटल करेंसी। होलसेल और रिटेल सेगमेंट के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सीबीडीसी जारी करने वाला पहला देश बना। विवादों के बीच ट्विटर पर हुआ एलॉन मस्क का कब्जा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को $44 अरब में खरीदा। 70 सालों के बाद टाटा ग्रुप ने संभाली एयर इंडिया की कमान। श्रीलंका की इकोनॉमी में आया भूचाल। पहली बार देश हुआ दिवालिया। देश भर में खाने पीने की चीजों और ईंधन की किल्लत। श्रीलंका की फ्री इकोनॉमी दुनिया के लिए नजीर बना। पाकिस्तान पर भी IMF लोन डिफॉल्ट का खतरा मंडराया। मोदी सरकार की सबसे सफल नीतियों में से विदेश नीति को भी गिना जाता है। गुजरते साल में भारत ने न सिर्फ वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है, तो वहीं पीएम मोदी ने भी अपनी वैश्विक नेता की पहचान को और ज्यादा विस्तार दिया है। दुनिया की बड़ी चुनौतियों का समाधान आज भारत दिखा रहा है, तो वहीं दुनिया भी भारत के इस बढ़ते कद को खुशी से स्वीकारती नजर आती है। विदेश नीति के मोर्चे पर भारत ने कैसे लिखी एक नई कहानी, देखिए मेरी सहयोगी मेघना देव की ये खास रिपोर्ट। वर्ष की शुरुआत में ही भारत ने मध्य एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए एक अहम मंच की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2022 में डिजिटल माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ पर यह पहली भारत मध्य एशिया समिट आयोजित की गई। फरवरी महीने में ही जब रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई, तो भारत ने हर बार की तरह
अपने नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मिशन था ऑपरेशन गंगा। हजारों की संख्या में भारतीय छात्रों को सही सलामत भारत वापस लाया गया। ऑपरेशन गंगा के तहत हवाई किराया पूरी तरह भारत सरकार द्वारा वहन किया गया। सरकार ने यूक्रेन से सटे देशों रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत निजी एयरलाइनों के साथ भी तालमेल किया। भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी को इस तरह मिशन मोड में प्राथमिकता दी कि तिरंगा सुरक्षा की गारंटी बन गया। कई जगहों पर बॉर्डर पार करने के लिए छात्रों ने बसों पर तिरंगा लगाया। रूस और यूक्रेन के संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ संवाद स्थापित किया। ये कहूँगा मेरा बेटा नहीं है, ये तो मोदी जी का बेटा है, वो लेके आए हैं। सर भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आप थे। यह वर्ष भारत जापान संबंधों के लिए भी अहम रहा। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के रूप में मार्च 2022 में भारत के आधिकारिक दौरे पर आए। इसके बाद मई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए टोक्यो पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया, जिसकी मेजबानी वर्चुअल माध्यम से श्रीलंका ने की। अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक की क्षेत्रीय संपर्कता, सहयोग और सुरक्षा को बढ़ाए जाने के महत्व को रेखांकित किया। भारत ने आयुष के क्षेत्र को भी ग्लोबल मंच दिया और आयोजित किया पहला ग्लोबल आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन। इसी कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ने WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस को गुजराती नाम तुलसी भाई दिया। तुलसी वो पौधा है जो भारत की आध्यात्मिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। मुझे आपको तुलसी भाई कह करके पुकारने में विशेष आनंद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2022 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भारत की भागीदारी का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सदस्यों के रूप में एक दूसरे की सुरक्षा चिंताओं को समझना चाहिए और आतंकवादियों को चिन्हित करने में आपसी समर्थन प्रदान करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2022 में जर्मनी की अध्यक्षता के तहत G7 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ प्रतिभागी देशों के राजनेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर शंघाई सहयोग संगठन SCO राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान के समरकंद पहुंचे। इसके साथ ही राष्ट्रपति पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता में यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में शत्रुता को शीघ्र समाप्त करने और बातचीत एवं कूटनीति को अपनाने की जरूरत के अपने आह्वान को दोहराया। भारत की सॉफ्ट पावर की गूंज SCO में सुनाई दी। सितंबर 2022 को वाराणसी शहर को 2022-23 की अवधि के लिए पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दिसंबर में अमेरिका के दौरे पर गए। उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित UN मुख्यालय में सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। अपने स्पष्ट संबोधन में विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद की चुनौती पर विश्व के ज्यादातर देशों के द्वारा एक साथ आगे आकर सामूहिक प्रतिक्रिया दी जा रही है, लेकिन बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग अपराधियों को न्यायोचित ठहराने और उन्हें बचाने के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नवंबर में G20 शिखर सम्मेलन के लिए बाली पहुंचे। देश के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी। भारत ने आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत की G20 अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के थीम पर आधारित है, जो सभी के लिए समान विकास और साझा भविष्य के संदेश को रेखांकित करती है। दुनिया में कई ऐसी बड़ी घटनाएं घटी जिसकी वजह से साल 2022 से याद किया जाएगा।
कैसे इन घटनाओं ने भारत और दुनिया के लोगों पर एक छाप छोड़ी है, देखिए यह खास रिपोर्ट में क्या कुछ रहा खास दुनिया में। साल 2022 में जिस घटना ने संपूर्ण विश्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला वो है रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग। राष्ट्रपति पुतिन ने 24 फरवरी तड़के पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके में सैन्य कार्रवाई की घोषणा की। कीव में लाखों लोगों ने विस्फोटों और गोलियों की आवाज सुनी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हालांकि यूक्रेन के सैनिकों ने भी रूसी सेना का जमकर मुकाबला किया। जंग में पहले रूस हावी दिखा, लेकिन बाद में यूक्रेन ने पलटवार कर कई इलाकों को खाली करा लिया। इस दौरान लाखों लोग विस्थापित हुए। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते अर्थव्यवस्था संकट में फंस गई। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगे। पेट्रोल के डीजल के दाम आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर पहुंच गए। मार्च में जनता सड़कों पर उतर आई। जुलाई में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मालदीव भाग गए और अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद रानिल विक्रमसिंघे देश के अगले राष्ट्रपति चुने गए। पाकिस्तान पूरे साल राजनीतिक गतिरोध का शिकार रहा। अप्रैल में इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्पीकर ने विदेशी दखल के आरोप का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया। रात में सुप्रीम कोर्ट खुला। कोर्ट के आदेश के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इमरान खान की सरकार गिर गई। शहबाज शरीफ देश के नए प्रधानमंत्री बने। नए चुनाव की मांग को लेकर इमरान खान ने आजादी मार्च निकाला। रैली के दौरान एक हमलावर ने उन पर गोली चला दी, लेकिन निशाना चूक गया और गोली इमरान के पैर में जाकर लगी। हमलावर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। उधर देश में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। करीब 1/3 पाकिस्तान बाढ़ में डूब गया। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने इसी साल 14 अप्रैल को ट्विटर को आखिरकार खरीद ही लिया। इस डील के लिए मस्क ने लीव इट ऑफर में $44 बिलियन की पेशकश की थी। मस्क ने 13 अप्रैल 2022 को ट्विटर खरीदने का ऐलान किया। तब उन्होंने $54.2 प्रति शेयर के रेट से $44 अरब में ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने स्पैम और फेक अकाउंट के कारण डील को होल्ड पर रख दिया। तमाम उठापटक के बाद वे आखिरकार अक्टूबर में डील फाइनल करने पर सहमत हुए। ब्रिटेन की सियासत के लिए साल 2022 भारी उथल पुथल से भरा रहा। मंत्रियों के बगावत के बाद 7 जुलाई को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कंजर्वेटिव पार्टी ने लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद लिज ट्रस को प्रधानमंत्री चुना, लेकिन गलत आर्थिक नीतियों से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था संकट में फंस गई। महज 2 महीने के अंदर लिज ट्रस को पीएम का पद छोड़ना पड़ा, जिसके बाद भारतवंशी ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ। 24 अक्टूबर को ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू और भारतवंशी प्रधानमंत्री बने। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की 8 जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिंजो आबे जापान के नोरा शहर में चुनावी भाषण दे रहे थे। इसी दौरान एक शख्स ने उन्हें गोली मार दी। पुलिस ने मौके पर हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। शिंजो आबे की हत्या से पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। भारत में उनके निधन पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई। यूं तो चीन और ताइवान के बीच तनातनी पूरे साल चलती रही, लेकिन तनाव में तब तेजी आई जब अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी 2 अगस्त की रात ताइवान के दौरे पर पहुंची। यात्रा से आक्रोशित चीन ने ताइवान की एक तरह से नाकेबंदी कर युद्ध अभ्यास कर पेलोसी के दौरे का विरोध किया। ताइवान ने भी आत्मरक्षा के लिए युद्ध अभ्यास किए। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को 96 साल की उम्र में निधन हो गया। एलिजाबेथ ब्रिटेन पे सबसे लंबे समय तक राज करने वाली साम्राज्ञी थीं। वे 70 साल तक इस पद पर बनी रहीं। सिर्फ 25 साल की उम्र में ब्रिटेन की राजगद्दी संभालने वाली एलिजाबेथ ने 3 बार भारत का दौरा किया था। चार्ल्स तृतीय अपनी मां की जगह पर सिंहासन पर बैठे।
ईरान का हिजाब विरोधी आंदोलन पिछले कई महीनों से सुर्खियों में है। 16 सितंबर को 22 साल की महासा अमीनी के हिजाब नहीं पहनने पर उन्हें मॉरल पुलिस ने इतना प्रताड़ित किया कि उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। देश भर में महिलाओं ने बाल काटे और हिजाब को आग के हवाले कर विरोध किया। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई से इस्तीफे की मांग होने लगी। वहीं इस विद्रोह को दबाने के दौरान कई लोगों की मौत हो गई, कई गिरफ्तारियां हुई तो कई प्रदर्शनकारियों को फांसी दे दी गई। भारत को 1 दिसंबर से अगले 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता मिली। इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी। G20 दुनिया के विकसित और विकासशील देशों का समूह है। पीएम मोदी ने इसे भारत के लिए एक बड़ा अवसर बताते हुए कहा कि G20 की अध्यक्षता बड़ा अवसर बनकर आई है। इस मौके का इस्तेमाल करते हुए विश्व कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। साल का अंत आते आते चीन कोरोना की मार से एक बार फिर कराह उठा। पहले चीन की सख्त जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में भीषण विरोध प्रदर्शन हुआ। दबाव बढ़ा तो सरकार ने सख्त नियमों में राहत दी। इस ढील का ऐसा असर हुआ कि चीन में कोरोना का जबरदस्त विस्फोट हो गया। लाखों लोग संक्रमित हुए और हजारों लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई। तमाम मोर्चों पर भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की तो खेल का मैदान भी अछूता नहीं रहा है। साल 2022 में देश के खिलाड़ियों ने न सिर्फ तिरंगे का मान विश्व के पटल पर बढ़ाया है बल्कि भारतीय खिलाड़ियों के कई बड़े कीर्तिमान भी उन्होंने स्थापित करके दिखाए हैं। खेल की खबरों के लिहाज से कैसा रहा यह साल 2022, देखिए खास रिपोर्ट। खेलों की दुनिया में बीता 2022 भारतीय खेल प्रेमियों के लिए कई यादगार पल लेकर आया। इस साल खेलों की दुनिया में कई सारे यादगार परफॉर्मेंस देखने को मिले। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत देश का नाम रोशन किया। राष्ट्रीय खेल 2022 7 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में किया गया। इन खेलों में देश के 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों और सर्विसेज के करीब 7,000 एथलीटों ने 36 विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने सभी को पीछे छोड़ते हुए इस बार के राष्ट्रीय खेलों में 61 स्वर्ण के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने 61 स्वर्ण, 35 रजत, 32 कांस्य सहित कुल 128 पदक जीतने में सफलता पाई। साजन प्रकाश इस बार के राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट बने। वहीं कर्नाटका की हर्षिका रामचंद्रा सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट बनी। लॉन्ग जंप पर जसविन एल्ड्रिन 8.26 मीटर की जंप के साथ न केवल स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहे बल्कि 2023 विश्व चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया। राष्ट्रीय खेलों में ट्रैक एंड फील्ड में 38 राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड टूटे, वहीं तैराकी में 36 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हुआ। इस संस्करण में 36 टीमों के करीब 4,700 एथलीटों ने इन खेलों में हिस्सा लिया। मेजबान हरियाणा ने 52 स्वर्ण पदक के साथ 2021 का खिताब जीता। महाराष्ट्र की संयुक्ता काले ने रिदमिक जिम्नास्टिक में सभी 5 स्वर्ण पदक हासिल कर बेहतरीन प्रदर्शन का मुजाहिरा पेश किया। वहीं भारोत्तोलक हर्षिता गरुड़ ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में युवा राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 20 खेल आयोजित किए गए। इस संस्करण में देश के 190 विश्वविद्यालयों के 3,879 से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया। ये खेल इस बार चर्चा में रहे क्योंकि इन खेलों में पहली बार मल्लखंब और योगासन को सामने रखा गया। प्रतियोगिता में जैन विश्वविद्यालय ने 20 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। नीरज चोपड़ा ने फिर रचा इतिहास। 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का करिश्माई प्रदर्शन 2022 में भी जारी रहा। पहले उन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने इसी साल डायमंड लीग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बने। अर्जेंटीना का 36 साल का इंतजार हुआ समाप्त। अर्जेंटीना ने 36 साल बाद एक बार फिर से विश्व कप अपने नाम करने में सफलता पाई। अर्जेंटीना ने कप्तान लायनल मेसी के नेतृत्व में रोमांचक खिताबी मुकाबले में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में हराकर खिताब जीता। मेसी ने ट्रॉफी के साथ साथ गोल्डन बॉल पर भी कब्जा किया और विश्व चैंपियन बनने का सपना पूरा किया।
पहली बार भारत ने जीता थॉमस कप। थॉमस कप में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया ने 14 बार की चैंपियन टीम इंडोनेशिया को 3-0 से मात दी। भारत बना अंडर 19 चैंपियन। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 19 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। यश धुल के नेतृत्व में भारतीय टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 5वीं बार खिताबी जीत हासिल की। विराट कोहली ने छोड़ी टेस्ट की कप्तानी। विराट कोहली ने इस साल जनवरी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार के बाद टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। वो भारत के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक रहे। वहीं एशिया कप में कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाकर लगभग 3 साल से चले आ रहे शतक के सूखे को समाप्त किया। इंग्लैंड बना T20 का विश्व चैंपियन। जोस बटलर की अगुवाई में इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी। इंग्लैंड की टीम ने दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। निखत बनी विश्व चैंपियन। भारत की निखत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 52 किलोग्राम भार वर्ग में थाईलैंड की जिटपोंग चुटामास को 5-0 से हराकर खिताब जीता। फेडरर ने लिया संन्यास। टेनिस इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक रॉजर फेडरर ने इस साल संन्यास ले लिया। उन्होंने राफेल नडाल के साथ मिलकर अपना आखिरी मैच खेला। फेडरर ने अपने करियर में 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने में सफलता पाई। शतरंज की बिसात पर बीता साल भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। पहली बार शतरंज ओलंपियाड का आयोजन इस खेल की जन्मस्थली यानी कि भारत में किया गया। भारत ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए एक साथ महिला और पुरुष वर्ग का कांस्य पदक अपने नाम किया। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक अपने नाम किए। कुश्ती में भारत ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए सभी 12 वर्ग में पदक जीतने में कामयाबी पाई। भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 8 पदक अपने नाम किए। एथलेटिक्स में ट्रिपल जंप में भारत ने पहली बार स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारतीय खिलाड़ियों ने लॉन बॉल में ऐतिहासिक सफलता हासिल कर 2 पदक जीते। महिला टीम को स्वर्ण पदक मिला जबकि पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया। देश की करीब 2/3 आबादी खेती किसानी से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। ऐसे में हर साल खेती को लेकर सरकार का फोकस खास तौर से नजर आता है। साल 2022 में केंद्र सरकार ने अन्नदाता के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसका सीधा फायदा किसानों की बढ़ती आय के तौर पर दिखाई पड़ा है। किसानों के हित में लिए गए फैसलों से भारत ने रिकॉर्ड पैदावार का सिलसिला लगातार कायम रखा है, तो दुनिया पर बीते दिनों आए अनाज संकट को दूर करने में भी भारत ने एक बड़ा रोल अदा किया है। किसान हित के लिहाज से कैसा रहा साल 2022, देखिए मेरे सहयोगी ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार देश के किसानों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अलविदा होते साल 2022 में किसानों को केंद्र सरकार ने न केवल कई तरह की सौगातें दी, बल्कि बेहतर भविष्य के लिए अन्नदाता को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के विकल्प भी दिए। बीते 8 साल से अधिक समय में सरकार की नीतियों के केंद्र में किसानों का कल्याण प्राथमिकताओं में रहा। किसानों को खेत से बाजार तक जोड़ने के लिए ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने, बिचौलियों का दखल कम करने और कृषि में नए आयाम स्थापित करने जैसे कई नवाचार पेश किए गए। भारत सरकार के इन प्रयासों से कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के साथ ही इस दिशा में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को न केवल पूरा करने का काम हो रहा है, बल्कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के जरिए भारत के पोषक अनाजों को वैश्विक स्तर पर बाजार दिलाने का भरसक प्रयास भी किया जा रहा है। किसानों के कल्याण के लिए कृषि बजट में 6 गुना वृद्धि हुई है। इसके साथ ही 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2 लाख करोड़ से अधिक की सहायता दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत साल 2021-22 में 16,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं और 2016 से 2022 तक 38 करोड़ किसानों का इस योजना में पंजीयन हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से देश के 11 करोड़ 37 लाख किसानों को लाभ पहुंचा है। इस योजना के माध्यम से किसानों के खाते में 2.16 लाख करोड़ रुपए सीधे हस्तांतरित हुए हैं। किसानों के हित में उठाए गए ये कदम केंद्र सरकार की सकारात्मक सोच और मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाते हैं।
केंद्र सरकार ने किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बीज से बाजार तक एक नई अवधारणा बनाई है, जिसके माध्यम से किसानों के रास्ते में आने वाली हर छोटी से छोटी परेशानी दूर हुई है। ई नाम मंडी के जरिए 1.74 करोड़ से अधिक किसानों को जोड़ा गया है और 2.36 लाख व्यापारियों को ई नाम के जरिए पंजीकृत किया गया है, जिनके माध्यम से 2.22 लाख करोड़ रुपयों का व्यापार हुआ है। केंद्र सरकार देश में 10,000 नए एफपीओ बना रही है। इसके लिए 6,865 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। एफपीओ के जरिए कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग के लिए बिना गारंटी 2 करोड़ रुपयों तक के ऋण की व्यवस्था की गई है। तिलहन आयात निर्भरता कम करने के लिए 11,000 करोड़ रुपए खर्च कर ऑयल पाम मिशन शुरू किया गया है। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य और औषधीय पौधों की खेती के लिए भी विशेष पैकेज आवंटित किए गए हैं। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पर भी काम किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। 8 साल से अधिक का कार्यकाल बेमिसाल, इस थीम को साकार करती केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल में किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में अहम काम किया है। केंद्र सरकार की किसान हितैषी संकल्पनाओं से आज न केवल खेती की लागत में कमी आ रही है, बल्कि कृषि उत्पादन बढ़ने से देश आत्मनिर्भर भी बन रहा है। साल 2020 में कोरोना की दस्तक के बाद से पूरी दुनिया परेशान नजर आ रही है, लेकिन कोरोना के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ने में भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई है। साल 2022 में भारत जहां कोरोना से उबरता नजर आया, तो स्वास्थ्य के मोर्चे पर भारत ने कई और बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। सेहत के मोर्चे पर कैसा रहा साल 2022 का सफर, देखिए मेरे सहयोगी नितिन सिंह की ये रिपोर्ट। साल 2022 की शुरुआत कोरोना महामारी के साए में शुरू हुई और 2022 के जाते जाते भी कोरोना का खतरा बना हुआ है। लेकिन साल 2022 में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं, जिसने कोरोना जैसी किसी भी महामारी और अन्य स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में देश को मजबूती दी है। जहां चीन सहित दुनिया के बाकी देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, चीन सहित कई देशों में कोरोना संक्रमण में वृद्धि के कारण भारत में भी उसकी आहट सुनाई पड़ रही है। ऐसे में देश में कोरोना का प्रभाव न हो, इसको लेकर केंद्र सरकार ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर रैंडम टेस्टिंग की जा रही है और देश के अंदर राज्यों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार कोरोना के खिलाफ 5 सूत्री रणनीति टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण को प्रभावी तरीके से लागू कर रही है। साल 2022 में दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान चलाकर भारत ने 220 करोड़ डोज टीका लगाने की एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस साल कोविड की लड़ाई में नेजल वैक्सीन को एक बड़े हथियार के रूप में शामिल किया गया। वहीं देश ने वैक्सीन मैत्री के जरिए 150 से अधिक देशों को कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीन की आपूर्ति की। जहां देश ने इस साल अमृतकाल में प्रवेश किया, वहीं मातृ स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक अच्छी उपलब्धि हासिल की गई। सरकार की तमाम योजनाओं का नतीजा रहा कि मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई। प्रति 1 लाख लाइव बर्थ पर मातृ मृत्यु दर घटकर 97 हो गई। वहीं शिशु मृत्यु दर घटकर प्रति 1000 28 हुई। इस साल सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन की दिशा में भी एक बड़ा निर्णय लिया। इस साल प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हुई, जिसके तहत निश्चय 2.0 पोर्टल शुरू किया गया। इसके तहत टीबी मरीजों को कोई भी व्यक्ति या संस्थान गोद ले सकता है। अब तक 9 लाख टीबी मरीजों को गोद लिया गया है और उन्हें हर माह पोषण आहार भेजा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू कर 1 अक्टूबर तक देश भर में रक्तदान का मेगा अभियान चलाया गया, जहां लोगों ने रिकॉर्ड संख्या में रक्तदान किया। इस साल दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में ट्रांसजेंडर समुदाय को लाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इस योजना के तहत अभी तक 21 करोड़ से अधिक लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवाया और 4 करोड़ 22 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया। एक दिन में 8,56,000 आयुष कार्ड बना। गांव के लोगों को उनके घर के पास ही बेहतर इलाज के लिए 2018 में शुरू हुई आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की संख्या आज 1,30,000 हो गई।
सबको दवाई सस्ती दवाई के मूल मंत्र के साथ शुरू हुई प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना आज विशाल आकार ले चुकी है। देश भर में करीब 9000 जन औषधि स्टोर खुल गए हैं, जहां दवाएं 50 से 90% तक सस्ती मिलती हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र का बुनियादी ढांचा आज और सुदृढ़ हो गया है। देश में अब एम्स की संख्या 22 हो गई है। वर्ष 2022 में हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर एम्स, महाराष्ट्र का नागपुर एम्स का उद्घाटन हुआ, जिसका लाभ सुदूर इलाकों में रहने वालों को मिल रहा है। इसके अलावा कैंसर के इलाज के लिए उत्तर पूर्व और पंजाब के मोहाली में अस्पताल खोले गए। साल 2022 की एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि 5 करोड़ से अधिक हेल्थ रिकॉर्ड्स को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जोड़ा गया। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी की गई, जिसके तहत 384 दवाओं को शामिल किया गया। कैंसर, शुगर समेत कई बीमारियों की दवाएं सस्ती हुईं। टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि रही कि ई-संजीवनी के जरिए 8 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया। अब घर बैठे लोग डॉक्टर की सलाह ले रहे हैं। पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा और विस्तार देने के लिए सरकार ने 2022 में कई बड़े कदम उठाए। साल 2022 की सबसे बड़ी उपलब्धि जामनगर में विश्व का पहला WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का खुलना भी रहा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली का शुभारंभ इस वर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। गोवा में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का भी आयोजन किया गया, जिसमें 40 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारत बीते कुछ वर्षों में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे कदम बढ़ा रहा है। जिन क्षेत्रों में भारत ने अपनी दम पर नई पहचान हासिल की है, उसमें रक्षा क्षेत्र और स्पेस का सेक्टर सबसे बड़ी नजीर और उदाहरण के तौर पर सामने आया है। भारत ने साल 2022 में डिफेंस और स्पेस सेक्टर में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। क्या है इस मोर्चे पर भारत की कहानी, देखिए मेरे सहयोगी सुधीर यादव की जुबानी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अक्टूबर 2022 में जोधपुर में भारतीय वायुसेना में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया। LCH पहला स्वदेशी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, जिसमें शक्तिशाली ग्राउंड अटैक और हवाई युद्ध क्षमता है। इसमें आधुनिक स्टील्थ विशेषताएं, मजबूत कवच सुरक्षा और दुर्जय रात्रि आक्रमण क्षमता है। ऑनबोर्ड एडवांस नेविगेशन सिस्टम, नजदीकी मुकाबले के लिए 20 mm की गन से लैस और शक्तिशाली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें LCH को आधुनिक युद्ध के मैदान के लिए विशेष रूप से अनुकूल बनाती हैं। ये उच्च ऊंचाई वाले इलाकों से संचालित करने और उच्च ऊंचाई वाले लक्ष्यों पर सटीक प्रहार करने में सक्षम है। सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना जून में शुरू की गई थी, जिससे देशभक्त युवाओं को पवित्र वर्दी पहनने और 4 साल की अवधि के लिए देश की सेवा करने की अनुमति मिली। इस योजना को सशस्त्र बलों की एक युवा प्रोफाइल को सक्षम करने और एक अधिक तकनीकी प्रेमी सेना की ओर एक परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए डिजाइन किया गया है। भर्ती में 3 सेवाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ एक आकर्षक मासिक पैकेज और एक बार सेवा निधि पैकेज शामिल है, जो अग्निवीरों को उनकी अवधि पूरी होने पर भुगतान किया जाएगा। योजना के प्रति देशभक्त युवाओं की प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही। सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए महिला उम्मीदवारों सहित 54 लाख से अधिक पंजीकरण तीनों सेवाओं द्वारा प्राप्त किए गए। प्रशिक्षण केंद्र बेहतर प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के साथ शीघ्र ही प्रशिक्षण शुरू करने के लिए तैयार है। देश जब अपना आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तो 76वें स्वतंत्रता दिवस पर हमेशा की तरह राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी गई। ये पहला मौका था जब 15 अगस्त पर लाल किले से स्वदेशी तोपों से सलामी दी गई। इसके लिए इस्तेमाल किए गए DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी होवित्जर गन, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम।
सितंबर में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना में कमीशन किया। कमीशनिंग ने स्वदेशी विनिर्माण की देश की बढ़ती शक्ति और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मील का पत्थर है। वाहक को मशीनी संचालन, जहाज नेविगेशन के लिए बहुत उच्च स्तर के स्वचालन के साथ डिजाइन किया गया है। ये MiG-29K फाइटर जेट्स, कामोव 31, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों से युक्त 30 विमानों के एयर विंग को संचालित करने में सक्षम है। ये अपने आप में आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है। करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस विमान वाहक पोत के निर्माण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया जिसके पास विमान वाहक पोत को स्वदेशी रूप से डिजाइन करने और निर्माण करने की क्षमता है। स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों का सफर INS कलवरी से होते हुए INS वेला और INS वागीर भी अब समंदर में उतर चुका है। कलवरी क्लास की 6 सबमरीन की अब 5वीं पनडुब्बी भी समंदर में है। प्रोजेक्ट 75 की सफलता पिछले 75 सालों में नौसेना के सफर को बताती है। ये सफर है कि कैसे हम किलो क्लास की किलर शार्क के बाद अब अत्याधुनिक स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन क्लास की मंजिल तक पहुंच चुके हैं। नए विचार, नई सोच और नवाचार, यही वो तत्व हैं जो आत्मनिर्भरता की पताका को ऊंचा लहरा सकते हैं। इसी सोच को आकार देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने IDEX नामक एक ढांचे के तहत रक्षा नवाचार में शामिल स्टार्टअप और ऐसी अन्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इसे शुरू किया। पिछले 8 सालों में देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने यह तय कर दिया है कि भारतीय सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन मिलेगा। यही नहीं बल्कि सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल और इंजीनियरिंग, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स जैसे पुरुष प्रधान रहे क्षेत्रों के साथ साथ वायुसेना में महिलाओं को फाइटर पायलट बनने और लड़ाकू विमान उड़ाने का अधिकार जरूर मिले। इसे नारी सशक्तिकरण की अदम्य मिसाल न कहें तो और क्या कहें। आज भारत 40 देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। भारत दुनिया के अग्रणी रक्षा आयातक से अपनी पहचान एक निर्यातक के रूप में बदलने में कामयाब रहा है। सरकार की कई कोशिशों का नतीजा था कि भारत ने साल 2021-22 में रिकॉर्ड 13,000 करोड़ रुपए के रक्षा वस्तुओं और प्रौद्योगिकी का निर्यात किया है। जहां तमाम क्षेत्रों में भारत ने गुजरते साल में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, तो वहीं साल 2022 में कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। गुजरते साल की क्या कुछ रही बड़ी घटनाएं, देखिए न्यूज मेकर 2022। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनके काफिले को फिरोजपुर के एक फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों की वजह से रुकना पड़ा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिहाज से इसे एक बड़ी घटना माना गया। इस घटना के बाद पूरे मामले पर राजनीति भी देखने को मिली। 1 फरवरी से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस हिंदुस्तान लाने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। इस ऑपरेशन के तहत 11 मार्च तक भारतीयों को निकालने का सिलसिला चला और कुल 22,500 भारतीयों को यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों से सुरक्षित निकाला गया। 10 मार्च को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। भाजपा ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में फिर से सरकार बनाई, तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराकर पंजाब में सरकार बनाई। 19 अप्रैल को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने थल सेना अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के 29वें सेना प्रमुख नियुक्त किए गए। 13 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। दिल्ली में हुई इस पूछताछ के दौरान कांग्रेस ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया, तो इस मामले पर जमकर राजनीति भी देखने को मिली। 28 जून को राजस्थान के उदयपुर में 2 मुस्लिम युवकों ने एक टेलर कन्हैया लाल की हत्या कर दी और इस घटना का वीडियो भी बनाया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस घटना ने सांप्रदायिक रंग भी ले लिया, तो राजस्थान सरकार भी कई प्रकार के सवालों के घेरे में आई। 30 जून को उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। शिवसेना में 2 गुट बनने के बाद बदली राजनीतिक परिस्थितियों के चलते विधायकों का समर्थन खो चुके उद्धव ठाकरे ने ये कदम उठाया था। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था।
5 जुलाई को एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा में 164 विधायकों के समर्थन के साथ विश्वास मत हासिल किया। भाजपा के समर्थन से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। 17 जुलाई को देश ने कोरोना वैक्सीन लगाने के 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया। भारत ने ये उपलब्धि महज 259 दिनों में हासिल की। 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति नियुक्त की गई। ये पहला मौका था जब कोई आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर पहुंची। उड़ीसा की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू इससे पहले झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी थी और उड़ीसा सरकार में मंत्री के तौर पर भी जिम्मेदारी निभा चुकी थी। 26 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से पूछताछ की। सोनिया गांधी से करीब 6 घंटे तक नेशनल हेराल्ड के मामले में सवाल जवाब किए गए। 9 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर चल रही सरकार से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई और फिर से बिहार के सीएम बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान लॉन्च किया। पीएम मोदी की अपील के बाद पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान की धूम देखने को मिली। 28 अगस्त को उत्तर प्रदेश के नोएडा में अवैध रूप से बनाए गए 2 बड़े ट्विन टावर को ढा दिया गया। सुपरटेक कंपनी द्वारा अवैध रूप से बनाए गए इन टावर्स का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जिसके बाद सर्वोच्च अदालत ने इन टावर को गिराने का आदेश दिया था। टावर को ढहाने का ये पूरा मिशन पूरी तरीके से सफल रहा। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत के नौसेना में शामिल किए जाने के समय नौसेना के नए प्रतीक को भी जारी किया। अंग्रेजों के समय के निशान को हटाने के बाद नया बनाया गया निशान छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के राजपथ को नया नाम दिया और कर्तव्य पथ के रूप में इसका अनावरण किया। औपनिवेशिक काल के समय के प्रतीकों को हटाने और नए भारत की पहचान बनाने के लिहाज से इस कदम को काफी अहम माना गया। 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा। 1952 में ही भारत में चीते खत्म हो गए थे। उसके बाद से भारत में पहली बार चीतों की आमद हुई है, जिसे भारत की जैव विविधता और जैव संतुलन बनाने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 1 अक्टूबर को देश में पहली बार 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली समेत देश के चुनिंदा 13 शहरों में 5G तकनीक की शुरुआत की। इसके बाद जल्द ही देश के कई जगहों पर 5G सेवा की शुरुआत भी की जाएगी। 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेडिकल की MBBS की पढ़ाई को हिंदी में लॉन्च किया। देश में पहली बार मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत हिंदी में हुई तो भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और नई शिक्षा नीति के लिहाज से ये एक बड़ा फैसला माना गया। अमित शाह ने इस पहल की शुरुआत मध्य प्रदेश के भोपाल से की। 19 अक्टूबर को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। करीब 24 साल के बाद गांधी परिवार के बाहर कोई व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष बना है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी कई प्रकार के सवालों के घेरे में रहा। 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी में एक पुल हादसा हो गया, जिसमें 140 लोगों की मृत्यु हो गई। करीब 143 साल पुराने अंग्रेजों के समय का ये पुल ज्यादा लोगों के वजन से टूट गया और ये हादसा हो गया। 7 दिसंबर को दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। 15 साल के शासन के बाद भाजपा ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन आम आदमी पार्टी जीतने में कामयाब रही। 8 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद भाजपा ने फिर से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। 182 में से 156 सीटें जीतकर भाजपा ने इतिहास बना दिया। उधर हिमाचल प्रदेश में महज 1% से भी कम वोटों के अंतर से भाजपा चुनाव हार गई और कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल की। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी के असाधारण साहस और बलिदान को याद करते हुए भारत सरकार ने 26 दिसंबर को दिल्ली सहित देश विदेश में वीर बाल दिवस मनाया। दिल्ली में हुए मुख्य कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को नमन किया और उनके योगदान को देश दुनिया तक पहुंचाने की बात कही। गुजरता साल हमें बहुत सी खट्टी मीठी यादें देकर जा रहा है। इस साल हमने बहुत से ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बड़ा योगदान दिया था। कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियत इस साल हमें हमेशा के लिए अलविदा कहकर चली गई? देखिए अलविदा 2022।
तो अलविदा कह गए इन तमाम चेहरों ने सभी को गमगीन किया। तो साल 2022 बहुत से ऐसे मौके भी लेकर आया जब पूरा देश एक साथ खुश होता नजर आया। साल 2022 हर एक के हिस्से में कुछ ना कुछ छोड़कर गया है, लेकिन अब मौका है अगले साल 2023 का इस्तकबाल करने का। आने वाला साल हम सभी के लिए हर वो खुशी लेकर आए जिसका हम सभी को लंबे समय से इंतजार है। तो वहीं एक देश के नाते हिंदुस्तान के हिस्से भी हर वो मौका है जो भारत के मान सम्मान, तिरंगे के मान सम्मान को दुनिया में बढ़ाता नजर आए। तो इसी दुआ के साथ कि आने वाला नया साल आप सभी के लिए बहुत सी खुशियां लेकर आए। यादें 2022 के इस सफर के बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर।